हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है क्लाइमेट। इसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज जो क्लाइमेट जैसे चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। जैसा कि हम जानते हैं बेसिकली कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट के बारे में अगर हम बात करेंगे और वेदर के बारे में हम बात करें तो क्लाइमेट और वेदर है तो बताते तो एक ही तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो वेदर होता है वो किसी एरिया के एनी पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि डे टू डे चेंजेस को भी नोट कर सकता है। इवन दो अगर घंटों के हिसाब से, यानी कि आप समझिए कि 1 घंटे पहले अगर वहाँ का वेदर जो था वो रेनी था और हो सकता है कि 1 घंटे बाद वहाँ पर सनशाइन हो, टेम्परेचर कुछ हाई हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सो होता ये है कि वेदर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर डे टू डे चेंजेस को बताता है, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो एक्चुअली में एक एवरेज होता है, सम होता है टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस का और वेरिएशंस का मोर देन 30 ईयर्स के पीरियड में किसी भी लोकेशन पर। इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से बात कर चुके हैं वैसे, बट फिर भी अब जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आज जो वेदर है, आज का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कूल है। नहीं, क्लाइमेट को कभी आप ऐसे डे टू डे चेंजेस पे नहीं बता सकते। आप हमेशा यही कहते हैं कि आज का जो वेदर है काफ़ी कूल है। तो बेसिकली यही बात है कि जो वेदर होता है वो डे टू डे चेंजेस का होता है, लेकिन जब हम किसी रीजन के नेचुरल वेजिटेशन या वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं या वहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वो उसे सपोर्ट करता है, या वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ वो वेजिटेशन होती है, राइट। सो क्लाइमेट का ओवरऑल अगर आप रोल देखो तो क्लाइमेट जो है वो एक्चुअली में वेदर कंडीशंस है फॉर अ लार्ज टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मोर देन 30 ईयर्स यहाँ पे हम मान के चलते हैं। और वेदर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करोगे आप तब भी उसको वेदर का जो है नाम दिया जा सकता है, राइट। अब अगर आप एलिमेंट्स की बात करोगे तो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, बिल्कुल सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। टेम्परेचर यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, कितना हॉट जा रहा है, कितना कूल है वहाँ का मौसम, उसके बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, दैट इज रेनफॉल और द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसको आप समझ सकते हो, राइट। तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं सारे वेदर और क्लाइमेट के लिए सारे सेम होते हैं, लेकिन अंतर फिर वही आता है, वेदर के लिए आप दिन के हिसाब से या कभी कभी घंटे के हिसाब से भी इनको देखते हो, जबकि क्लाइमेट के लिए आप इनको डे टू एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेजर करते हो और फिर आप बोलते हो कि उस रीजन का क्लाइमेट किस तरीके का है। अब जैसे इंडिया की क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का क्लाइमेट जो है मानसूनल टाइप क्लाइमेट है, और एशिया में, हमारे पूरे एशिया में जो ये क्लाइमेट है ये मेनली आपको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको और कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करती हैं। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि वहाँ के क्लाइमेट को या तो कंट्रोल कर रही हैं, या तो चेंज कर रही हैं, या तो स्टैग्नेंट बना के रखने में मदद कर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 6 मेजर कंट्रोल्स हमारे किसी भी प्लेस के लिए होते हैं। पहला होता है लैटिट्यूड, फिर आता है एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड मतलब आपकी जो ग्लोब वाइज सिचुएशन है, लैटिट्यूड्स के बारे में आप जानते हो। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, यानी कि कितने हाइट पर ये सिचुएटेड है, और फिर हाइट के हिसाब से वेरी करता है आपका प्रेशर और विंड सिस्टम। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब कि कितना ज़्यादा कॉन्टिनेंट पर है, कितना ओशियन साइड है, किस तरीके से उसकी सिचुएशन है, उस पर भी उसका क्लाइमेट डिपेंड करता है। इसके अलावा ओशन करेंट्स होते हैं और रिलीफ फीचर्स होते हैं। सो रिलीफ फीचर्स तो खैर आप जानते हैं, माउंटेन्स के जो रीजन्स होते हैं उसके बारे में बात होगी। ओशन करेंट्स क्या होते हैं? ओशन करेंट्स अभी के लिए आप समझने के लिए इसको ध्यान में रखें। ओशन करेंट्स जो होते हैं ओशन में फ्लो होने वाले स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं वार्म करंट, एक होते हैं कोल्ड करंट। अभी के लिए आप इसको इतना बिठा के रखो कि वार्म करंट और कोल्ड करंट की मदद से जो आपके ऐसे रीजन्स हैं जो कोस्टल एरिया में सिचुएटेड हैं
उनके क्लाइमेट पर भी चेंज देखने को मिलता है। किस तरीके से मिलता है वो हम आगे जानेंगे, बट अभी सिर्फ इतना दिमाग में बिठा के रखना है कि जो ओशन करंट्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड, और उनकी मदद से जो हमारे कोस्टल रीजन में सिचुएटेड आपके कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स हैं या कंट्रीज़ हैं या एरियाज़ हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। अब उसके अलावा क्या है कि अर्थ का कर्वेचर है ना। आपको पता है अर्थ का जो शेप है हमारा जियोइड लाइक शेप है, ठीक है। तो उस जियोइड लाइक शेप के कारण ये कहानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो सोलर एनर्जी रिसीव्ड होती है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करती है, राइट। हायर एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेयर जो है लेस डेंस होता है और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये भी आप जानते हो क्योंकि हम लोगों ने जब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वगैरह पढ़ी थी तो हम लोगों ने इस चीज़ को समझा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो डेंसिटी कम होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका सी से डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो जो सी की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो डिक्रीज होगी और फिर वहाँ के लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को फेस करते हैं। एक्चुअली में इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, ठीक है। होता क्या है कि आप समझो कि अगर कोई रीजन है वो ओशन के पास है, राइट। ओशन के पास अगर कोई रीजन रहता है तो आप देखोगे कि दिन में, अब क्योंकि वहाँ पे ओशन है तो दिन में तो चलो वो चीज़ क्या करता है, जो ओशन होता है वो वहाँ की जो वेदर कंडीशन है उसको मॉडरेट करके रखने का एक काम करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब जिस भी रीजन में आप समझो सराउंडिंग्स में उनको रिवर्स मिल रही हैं, ओशंस मिल रहे हैं, वाटर बॉडीज़ मिल रही हैं, वहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं वो थोड़ा सा मॉडरेट होती हैं। लेकिन अगर आप ओशन से दूर जाओगे तो वो जो कंडीशंस है एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगी। एक्सट्रीम लेवल पे जाने का मतलब क्या है? एक्सट्रीम लेवल पे जाने का मतलब है समर्स की ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हॉटनेस और कोल्ड आपको फील होगा विंटर्स की ड्यूरेशन में। यानी कि जो मॉडरेट टेम्परेचर था, यानी कि आप कह सकते हो नॉट एज सच कोल्ड और एज सच वार्म था, अब एकदम से क्योंकि आप समुद्र से दूर जा रहे हो, ओशन से दूर जा रहे हो, तो आपको वो चीज़ फील हो रही है, आप एकदम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पे एंटर कर रहे हो, ठीक है। अब इसके साथ और क्या होता है, ओशन करेंट्स की जैसे मैंने आपसे बात करी है, दैट ओशन करेंट्स अलॉन्ग विद ऑनशोर विंड्स, ठीक है। ऑनशोर विंड्स मतलब कि जो किनारों पर चलने वाली हवा होती है वो भी आपके जो कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट होते हैं उनको इफ़ेक्ट करने का काम करती है। इसके साथ साथ रिलीफ के बारे में भी हम देखेंगे, जैसे हाउ जो माउंटेन्स आपके होते हैं, राइट। माउंटेन्स क्या करते हैं, कई जगह पर एक्ट एज अ बैरियर करते हैं कोल्ड या हॉट विंड्स के लिए, और इनकी मदद से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की भी हमको काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, प्रेसिपिटेशन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी हमको उनकी वजह से देखने को मिलती हैं। कैसे? क्योंकि आप जानते हो ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होता है कि जब भी कोई क्लाउड जिसमें कि पानी भरा होता है अपने साथ लेकर आता है, हैवी क्लाउड आकर के एक माउंटेन से टकराए अगर, तो सबसे पहले उसको माउंटेन से ऊपर उठने के लिए अपना पानी यहाँ पे बारिश करवानी पड़ेगी, राइट। जब बारिश हो जाएगी तो वो क्या करता है, माउंटेन के दूसरी तरफ निकल जाता है। तो सारी बारिश यहाँ पर माउंटेन की एक साइड होती है और ये वाला साइड जो है ये रेन शेडेड रीजन में काउंट होता है, राइट। मतलब यहाँ पर कोई भी प्रकार की आपको बारिश देखने को नहीं मिलती। ये जो फैक्टर्स अभी आपने देखे ये आपके क्लाइमेटिक कंट्रोल करने का काम करते हैं। आप थोड़ा सा इनको बेसिक से समझते हैं कि किस तरीके से इंडिया के क्लाइमेट पर ये असर डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की। अब जैसे लैटिट्यूड है तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो आपको पता है, इंडिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में आता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों में आता है। तो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। इसके साथ साथ जो एल्टीट्यूड वाइज है तो हिमालयाज जो है वो हमारी कोल्ड विंड से तो हमेशा बैरियर के थ्रू एक आप कह सकते हो प्रोटेक्शन है, सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है वो जो है माइल्डर विंटर्स का जो है आप कह सकते हो उसको फील करता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, पोलार रीजन से जब आपके पास ठंडी हवाएं चलती हैं, पोलार विंड्स चलती हैं, तो क्या होगा कि जो सब सेंट्रल एशिया है हमारा, सेंट्रल एशिया मतलब कि हमारे जो कंट्रीज आ गई जैसे कजाकिस्तान, मंगोलिया, राइट, और उसके ऊपर क्या है रशिया, इस तरफ है चाइना। इनमें क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे माउंटेन रेंजेस अगर इतनी ज़्यादा हाइट वाली नहीं है
तो इनको क्या है, कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं जो आ रही हैं पोलर साइड से, पोलर्स से, वहाँ से आने वाली विंड्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस कर सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या है, हिमालय है, हिमालय हमारी प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छा जो है आप कह सकते हो रिसोर्स है, जो कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर और विंटर दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर प्रेशर और विंड की बात करें तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स जो हैं उनका क्या होता है, अपर एयर सर्कुलेशन भी, और साथ ही साथ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, इनकी वजह से भी किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है वो इफ़ेक्ट करता है। अब इंडिया के साथ हमने जैसे बात करी है, हमने देखा है कि इंडिया की जो पोजीशन है, राइट, गुजरात से लेकर के हमारा इस तरफ से यहाँ तक का जो पेनिनसुलर रीजन है वो, और इस तरफ आप जाओ तो वेस्ट बंगाल तक का जो रीजन है, ये पूरा का पूरा कैसा है, कोस्टल एरिया है, राइट। कोस्टल मतलब इसके चारों तरफ क्या है, आपके ओशंस है, सी है, एक तरफ आपका अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, नीचे की तरफ इंडियन ओशन है। तो बात दरअसल ये आती है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, और जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक्सट्रीमली लोअर प्रेशर कंडीशन में जनरेट होते हैं। जब सबसे ज़्यादा लो प्रेशर जो है वो ओशंस के वहाँ पे बनता है तो साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, और क्योंकि ये क्या होते हैं, ओशियानिक सरफेस से आ रहे हैं, तो ये अपने साथ क्या करते हैं, ढेर सारे जो है बारिश को लेकर के यहाँ तक हमारे कॉन्टिनेंटल एरिया तक पहुँचते हैं, और उसके बाद यहाँ पे होती है बारिश, जो कि काफ़ी ज़्यादा कई बार डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है, जिसकी वजह से कई रीजन्स भी बर्बाद होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनके कारण भी हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन और आपके साइक्लोन्स के कारण भी हमारा यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन की कैसे बात करें तो देखिए, आपके अभी नेक्स्ट NCERTs में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन बेसिक के लिए अगर अभी बात करें हम, तो एयर जो होती है वो दो तरीके से सर्कुलेट होती है, इसको ध्यान में रखना है। दो तरीके से सर्कुलेट होगी, मतलब एक होगा आपका ग्राउंड एयर सर्कुलेशन, जो कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे होता है, और एक होता है अपर लेवल। तो होता क्या है कि अपर लेयर जो होती है वो जनरली डाइवर्ज करती है, ठीक है, सॉरी, अपर लेयर जो होती है वो जनरली आपकी कन्वर्ज करती है, और उसके बाद तो अपर एयर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो अपर एयर सर्कुलेशन देखिए दो तरीके से होता है, या तो आपके जो नीचे वाला एरिया है यानी आपका ग्राउंड लेवल है उस पर या तो लोअर प्रेशर होगा या फिर क्या होगा, हायर प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो दो कंडीशंस की बात होगी, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो अब अगर यहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर का मतलब ये है कि यहाँ पर एयर को जो है वो जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा ये आप कह सकते हो कंडेंसेशन या काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो स्पेस की कमी होती है। यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर जहाँ पर भी होता है वहाँ की जो एयर है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, ठीक है। और जहाँ पर आप देखोगे कि हाई प्रेशर है ग्राउंड लेवल पर, तो वो क्या करती है, अपर लेयर वहाँ से, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका लो प्रेशर सिस्टम है, तो यहाँ से जो एयर है वो अलग हट करके हाई प्रेशर की तरफ आने की कोशिश करती है। मतलब कि जब नीचे लो प्रेशर, अब ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, जब यहाँ पे ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बनेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सनरेज रहती हैं क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है, और यहाँ अगर लो प्रेशर है तो मतलब यहाँ पर क्या है, क्लाउड्स हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए ग्राउंड लेवल पर आपको जो है वो लो प्रेशर जैसे कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, अपर एयर सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं, दो तरीके से ये होता है। एक बात तब होती है जब ग्राउंड लेवल पर लो प्रेशर होगा, एक बात तब होगी जब हाई प्रेशर होगा। अगर लो प्रेशर है तो एयर ऊपर की तरफ मूव ऑन करेगी, और ऊपर की तरफ मूव ऑन करेगी क्योंकि यहाँ पर क्लाउडी कंडीशंस रहेंगी। लेकिन अगर यहाँ ग्राउंड लेवल पर हाई प्रेशर है तो एयर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पर सनलाइट जैसी कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स की। कोरियोलिस फोर्स एक्चुअली में क्या है, एक अपैरेंट फोर्स जो हमको देखने को मिलता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। कोरियोलिस फोर्स जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है विंड्स को डिफ्लेक्ट करने में, नदर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड पर और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड पर, और इसको आप फेरेल्स लॉ के नाम से भी जानते हो। तो बेसिक बात क्या आती है इस पर कि जैसे आप देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जब भी कोई भी मिसाइल्स या इस तरीके के रॉकेट्स का अगर आप देखते हो लॉन्च होता है ना,
और मान लो उनको किसी एक पॉइंट तक पहुंचाना है, ये उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है और उनको यहाँ पहुंचाना है, तो होता क्या है कि इनको डायरेक्ट तो आप नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि अर्थ आपकी जो है वो रोटेट हो रही है, और यहाँ पर क्या होता है कि जब विंड जो है वो मूवमेंट करती है, क्योंकि इस अर्थ के रोटेशन की वजह से विंड्स में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो जब भी आप किसी रॉकेट को या जब भी आप किसी ऐसे मिसाइल का आप समझो वो करते हो, लॉन्च करते हो, तो जनरली आप देखोगे कि उसको कुछ इस तरीके के पाथ से उसके डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। ठीक है, सेम गोज इन द सदर्न हेमिस्फेयर कि यहाँ पर क्या करते हैं, उसको लेफ्ट साइड पर जो है इस तरीके से भेजा जाता है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्योंकि ये जो कोरियोलिस फोर्स लगेगा, ये ना सिर्फ आपका क्लाइमेट में चेंजेस दिखाने में रिस्पॉन्सिबल होगा, बल्कि आगे जब आप पढ़ोगे जेट स्ट्रीम्स पढ़ोगे या ओशन करेंट्स वगैरह आप देखोगे, कई चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें जो पूरा का पूरा विंड सिस्टम है वो आपका कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही इफेक्ट होता है। सो बेसिक जो याद रखना वो ये याद रखना है कि विंड्स को डिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है राइट साइड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट साइड इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको फेरेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं हाई एल्टीट्यूड पर देखने को मिलती है, नैरो बेल्ट होती है, वेस्टर्ली विंड्स का एक नैरो बेल्ट होती है। ठीक है, वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं ट्रोपोस्फेयर में ट्रैवल करती हैं, और हायर क्लासेस में पता चलेगा विंड्स जो होती हैं कई तरीके की होती है। ठीक है, ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, पोलर ईस्टर्लीज होती हैं, पोलर विंड्स होती हैं। तो जेट स्ट्रीम जो है वेस्टर्ली विंड्स का एक नैरो बेल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इनकी जो स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रैवल करती हैं, और विंटर और समर में तो खैर स्पीड इनकी वेरी होती है, ये कोई उसके लिए आपको बात नहीं है, इसको तो ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर क्योंकि क्या है एक तरीके की विंड है, और इनकी कंडीशन आपने देखा स्पीड वेरी करती है टाइम टू टाइम, और वेदर टू वेदर आप देख रहे हो, समर में अलग, समर सीजन में अलग ये दिख रही है, विंटर सीजन में अलग चल रही है। तो इसके कारण भी जो हमारा क्लाइमेट होता है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फिर ये इफेक्ट अपना शो करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट जो रहती है, मोस्ट कांस्टेंट इनकी स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो मिड लैटिट्यूड्स और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड की होती हैं। अदरवाइज अगर आप हाई एल्टीट्यूड्स पर जाओगे जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा वेरी होती हुई दिखाई देगी। फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की हम बात करें तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, वेदर फिनोमेना है, विंटर मंथ्स में देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि क्या होता है वेस्टर्ली जब फ्लो करती है मेडिटेरेनियन रीजन से। अब मेडिटेरेनियन रीजन कहाँ आया आपके इसमें मेडिटेरेनियन रीजन में जब ये आपके यहाँ पे फ्लो करती है तो यूजुअली जो है वेस्टर्लीज के कारण ये क्या करती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के वेदर को आकर के यहाँ पर इफेक्ट करती हैं। और नॉर्थ जनरली क्या होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर के सीज़न में आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे जो रीजन्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स हैं यहाँ पर भी कई बार जो है विंटर सीजन में मानसून जैसे बारिश जैसी जो सिचुएशन है वो बनती है। ठीक है ना, तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है वहाँ पर विंटर सीजन में रेनफॉल होने का रीज़न क्या है, तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हो रहे हैं यही आपके मेन रीज़न कहलाएंगे फॉर द मानसूनल टाइप ऑफ रेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इन विंटर सीजन। ठीक है, और ये जो आपके डिस्टर्बेंस होते हैं ये जनरली कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री को ही ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर अब हम बात करेंगे हमारे इंडियन मानसून की। सो द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। मतलब जो मानसून वाली विंड्स आपको देखने को मिलती हैं इसी रीजन में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब मानसून किन किन चीज़ों से आते हैं उसके रीज़न के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इन रीजन्स को प्लीज़ बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है ये अभी आपके यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन जब आप आगे चल कर के पढ़ोगे, आगे आप जब PYQ सॉल्व करेंगे हम लोग, तब हमको पता चलेगा कि इन रीजन्स की बदौलत ही कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर क्रिएट्स द लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। अब आप जानते हो कि पानी
यानी कि लैंड और वाटर सरफेस जो होती हैं उनके हीटिंग और कूलिंग में डिफरेंस होता है। जितनी देर में कोई भी वाटर है वो हीट अप होता है, उतनी देर में लैंड हीट अप नहीं होता, राइट। कुछ एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड होता है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस। उसके कारण लो प्रेशर सिस्टम बनता है लैंड मास पर और सी पर बनता है हाई प्रेशर। सेकेंड बात, द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इन समर over the Ganga plain. This is the equatorial trough normally positioned above 5 degree north of the equator. अब ये क्या होता है कि आप जैसे देखोगे कि 5 डिग्री नॉर्थ का जो आपका इक्वेटोरियल ट्रफ है, किस चीज़ का, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का। ITCZ क्या होती है आपकी, ITCZ एक ऐसा आप समझो कि एक बेल्ट ऑफ लो प्रेशर है जो कि आपकी पूरी की पूरी अर्थ को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है, इक्वेटर के पास। यानी कि देखो आप 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे कवर करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये क्या है, कन्वेक्टिव एक तरीके की ऐसी पोजीशन है जहाँ पर आपकी ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो कंबाइंड होती है टुगेदर। मतलब कि जो आपकी नॉर्दर्न साइड से आने वाली ट्रेड विंड्स होती हैं और सदर्न साइड से आने वाली ट्रेड विंड्स होती हैं वो यहाँ पर के आके मिल जाती हैं, ठीक है। और जब ये मिल जाती हैं तो ये जो आपका बनता है ये लो प्रेशर बेल्ट कहलाता है ITCZ। अब ये बात आपको मालूम है कि क्या होता है, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन समर सीजन में भी देखने को मिलता है और विंटर सीजन में भी देखने को मिलता है। तो समर सीजन यानी हमारे यहाँ जब समर सीजन रहता है तो सन इस तरफ नॉर्दर्न साइड यहाँ पर आपको दिखता है मूवमेंट। तो क्या होता है कि समर सीजन में ही जो ITCZ है वो भी नॉर्दर्न साइड मूव करता है। नॉर्दर्न साइड मूव करता है तो किधर पे शिफ्ट होता है, गंगा प्लेन्स, हमारे जो गंगा प्लेन्स है यहाँ पर, ये हमारे गंगा प्लेन्स के साइड पर शिफ्ट होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये एक तरीके का आप कह सकते हो लो प्रेशर बेल्ट है ना। तो लो प्रेशर बेल्ट जब आपके यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है अपर साइड पर, मतलब समझ में आ रहा है कि थ्रू आउट यहाँ पे क्या होना है, लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा और इसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल जो है वो वाली कंडीशंस बनेंगी। थर्ड पॉइंट आता है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and the position of this high pressure area affects the Indian monsoon. अब देखो आप, ये आपका इंडिया है, ये आपको मालूम है पेनिनसुलर रीजन की बस मैं बात कर रहा हूँ अभी इस वक्त। यहाँ पर दूर पे आपका यहाँ पे अफ्रीका आता है, राइट। सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाजू में अगर वर्ल्ड मैप देखा है तो याद होगा एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड लाइक यहाँ पे एरिया है। तो क्या है ये, इसका नाम है मेडागास्कर, ठीक, ये आपका है मेडागास्कर। अब इसके ईस्ट में मतलब इस तरफ यहाँ पे क्या बनता है, आप देखो हाई प्रेशर एरिया का यहाँ पे प्रेजेंस है, ठीक है। यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर एरिया और यहाँ पर है आपको लो प्रेशर एरिया, ठीक है। इस बात को आप समझो। अब क्या हो रहा है कि ये हाई प्रेशर एरिया और ये हाई प्रेशर एरिया, तो यहाँ से क्या होता है, हवाएं तो हर जगह चलती हैं, विंड्स हर जगह जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ चलती हैं। सो अगर इस वक्त ये हाई प्रेशर एरिया जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जो विंड्स होती हैं वो इस तरफ ट्रैवल करेंगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मानसून है वो इफेक्ट होना स्टार्ट होता है। इसकी इंटेंसिटी हमारे मानसून को डिसाइड करती है। ये जितना वीक होगा हमारा मानसून उतना अच्छा होगा और ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा मानसून उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा, ठीक है। फिर टिबेटन प्लेट्यू, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा। टिबेटन प्लेट्यू जो होता है वो एक्चुअली में इंटेंसली हीट होता है ड्यूरिंग द समर, ठीक है, जिसकी वजह से हमको वर्टिकल एयर करंट्स जो है वो मिलती हैं। और क्या होता है कि लो प्रेशर जो है प्लेट्यू के ऊपर अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल बनता है। सो ये हेल्प करता है हमारा, इसकी जब तक हीटिंग नहीं होगी, एक बात इसको ध्यान में रखना है, इसकी जब तक हीटिंग नहीं होगी हमारा मानसून जो है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। अगर इसकी हीटिंग अच्छे से नहीं हुई तो ये जो है हमारा कह सकते हैं आप मानसून को ये बहुत गंदे तरीके से एडवर्सली इफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर। अब क्या होता है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। सो नॉर्थ ऑफ द हिमालय इनका मूवमेंट स्टार्ट होता है और ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जो होती हैं वो हमारे इंडियन पेनिनसुला में ड्यूरिंग द समर मूवमेंट करती हैं।
तो इन दोनों इन दोनों विंड्स के मूवमेंट से भी हमारा जो मॉनसून है वो इफ़ेक्ट होता है। अभी ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि ये जो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं ये हमारे मॉनसून को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं ये हम और डेप्थ में जानेंगे नेक्स्ट क्लासेस की एनसीईआरटीज़ में, ठीक है। फिर बात करते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की। जैसे मैंने आपको बताया, एक ट्रफ ऑफ लो प्रेशर है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स का। यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेडेड विंड्स जो आकर कन्वर्ज होती हैं, और जो कन्वर्जेंस जोन है इट लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। वही जो मैंने आपसे कहा कि एक लो प्रेशर है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में ही रहते हैं। ये बेल्ट जो है ये इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में रहता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स जो है आकर के कन्वर्ज होती हैं मतलब मिलती हैं। और कन्वर्जेंस जोन जो होता है लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर एंड मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। मतलब जैसे जैसे आपका जो सन है वो नॉर्थवर्ड्स या साउथवर्ड्स मूव करेगा वैसे वैसे ITCZ भी मूव करेगा। अब एक नया फिनोमेना आता है, अल नीनो की बात करते हैं, ठीक है। अल नीनो इज अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। तो ओशन करंट्स होती हैं अलग अलग तरीके की। तो क्या है कि एक रेगुलर करंट होती है कोल्ड पेरुवियन करंट जो कि पेरू के पास, कोस्ट ऑफ पेरू के पास फ्लो करती है, ठीक है। अब होता क्या है कि पीरियोडिक डेवलपमेंट मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। जनरली 4 से 5 साल लगते हैं और उसके बाद ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, एक वार्म ओशन करंट जो है ये डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर वार्म करंट होती है, कोल्ड करंट होती है, उनके भी अपने अपने जो हैं इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी एरिया के, आप कह सकते हो कि क्लाइमेट पर वो इफ़ेक्ट करती है, राइट। सो यहाँ पे बात ये आती है कि जो वार्म ओशन करंट होती हैं उसकी वजह से हमारा मानसून कैसे इफेक्ट करता है, तो उसको देखो आप। सो द अल नीनो प्रेजेंस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ द विंड्स, ट्रेड विंड्स इन दिस रीजन। अब क्या होगा कि अगर आपका सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगे, राइट। अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर की वजह से जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो जहाँ पर टेम्परेचर जो है, क्योंकि हमारे लैंड मास की अगर हम बात करें, लैंड मास पर बनता है लो प्रेशर और सी सरफेस पर यानी सी एरिया पर बनता है हाई प्रेशर। उसकी वजह से हमारा जो है मॉनसून का जो विंड्स होती हैं उसके कारण ही ये सब होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब क्योंकि अगर ये सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, और ट्रेड विंड्स को उस रीजन में कमज़ोर कर दें, तो ट्रेड विंड्स के कमज़ोर होने की वजह से और साथ ही साथ सी सरफेस के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी और इसके वजह से हमारा जो मॉनसून है वो इफ़ेक्ट करेगा। तो एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी कभी अल नीनो ईयर होता है, इंडिया का जो मॉनसून है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मतलब इफ़ेक्ट इसको काफ़ी ज़्यादा अल नीनो से भी पड़ता है। सो अल नीनो का बेसिक मतलब अगर आप समझो, स्पेनिश वर्ड है, मीनिंग है द चाइल्ड एंड रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। अब क्या है, क्रिसमस के टाइम पर ये करंट जो है यहाँ पर मतलब देखने को मिलता है इस तरीके से, तो ये माना जाता है कि उसका नाम जो है अल नीनो इसलिए रखा गया है, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। अब बात करते हैं मानसून आता कब है और हमारे यहाँ से उसका विड्रॉल कैसे होता है। सो मानसून का ऐसा है कि अनलाइक द ट्रेड विंड्स ये स्टेडी नहीं होती है ना, पल्सेटिंग होती है अपने नेचर में, मतलब आफ्टर पर्टिकुलर टाइम में वापस चली भी जाती है। सो अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। क्यों? क्योंकि इनको जैसी जैसी कंडीशंस मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो है मूवमेंट करती हैं और फिर वापस वार्म ट्रॉपिकल सीज में ये चली जाती है। सो द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 and 120 days from the early June to mid September. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases. अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोगों ने भी देखा है कि जब मानसून का टाइम पास में आना स्टार्ट होता है तो नॉर्मल रेनफॉल भी अचानक से बढ़ जाती है, जिसको हम प्री मानसून शावर्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। इसको बर्स्ट ऑफ द मानसून भी कहा जाता है या फिर प्री मानसून शावर्स तो हम कहते ही हैं।
तो इसी के बेसिस पे क्या है हमारे यहाँ पे फिर सीजन्स पे डिवाइड हुए। तो सबसे पहले आता है हमारा कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन में क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड्स हैं ये पूरी कंट्री को प्रिवेल करती हैं और लैंड टू सी ये फ्लो करती हैं। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ अ ड्राई सीजन। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही हैं, लैंड से सी पे जा रही हैं। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है तमिलनाडु कोस्ट में देखने को मिलता है इन्हीं विंड्स की वजह से। और फिर ये क्या करती हैं, यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु रीजन की मैं बात करूँ तो सी टू लैंड जो है फ्लो करती हैं। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कोल्ड वेदर सीजन का, ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स आपको देखने को मिलेगा इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये शो होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं ये आते कहाँ से हैं, मेडिटेरेनियन सी से आते हैं और वेस्टर्न एशिया से आते हैं। फिर ये आते हैं इंडिया की तरफ और साथ में लाते हैं वेस्टर्ली फ्लू, वेस्टर्लीज की जो हवाएं, वेस्टर्लीज विंड होती हैं वो लेकर आते हैं। They cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains। अब जब आप आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में दिखाऊंगी आप लोगों को एक चीज़ ये समझ में आएगी कि अंतर कहाँ से आता है कि सीजन वाइज, मतलब जब मॉनसून चलता है तो मॉनसून के समय अब क्योंकि इतना सारा कंट्री का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, 100 to 120 डेज में उसको जाना भी और वापस भी आना है। तो 100 to 120 डेज में कई बार ऐसा होता है कि ऐसी बारिश नहीं हो पाती जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पर ऐसी बारिश नहीं हो पाती, जिसकी वजह से खरीफ की फसल को तो चलो आप पानी मिल गया, आपकी जो खरीफ क्रॉप है उसको अच्छे से पानी मिल गया, वहाँ पे रेनफॉल हो गया तो खरीफ फसल अच्छी हो गई। लेकिन अब बची रबी की फसल जिसमें कई बार बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये विंटर रेन्स जो है ये हमारी बहुत अच्छे से मदद करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, माउंटेनियस रीजन्स में आपको तो स्नोफॉल देखने को मिलेगा और नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको विंटर रेन्स जो हैं वो मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आपकी रबी क्रॉप्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से कल्टिवेट हो पाती हैं। ठीक है ना। जो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल है वो लोकली महावत के नाम से जाना जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस जैसा मैंने आपसे कहा रबी क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर सेकेंड सीजन की बात करते हैं तो हॉट वेदर सीजन समर हमारा। So due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northwards, क्योंकि हमारा heat belt कहाँ शिफ्ट हुआ, नदर्न साइड पर। मार्च टू मई में क्या होता है, इंडिया में भी हॉट वेदर सीजन होता है जो कि जनरली आप कह सकते हो जो हीट बेल्ट की शिफ्टिंग हुई है उसके कारण भी देखने को मिलता है ना। काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं जो कि यहाँ पर विजिबल होती हैं। अब बात करें अगर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू। काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो हॉट वेदर सीजन में हमको देखने को मिलता है लू का एक फीचर है। लू क्या है, एक तरीके की लोकल विंड्स है और लोकल विंड्स जनरली वो होती हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही ट्रैवल करती हैं। ठीक है, सो लू जैसी जो विंड्स हैं ये आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेंगी और थोड़ा बहुत पाकिस्तान साइड में भी आपको ये देखने को मिलती है। ये एक्चुअली में नेचर वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गस्टी हॉट ड्राई तरीके की होती हैं, जिनकी वजह से आप समझो कि क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ही वैसा है, सो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो है आप बोल सकते हो डोमिनेटली देखने को मिलती है। फिर इस सीज़न को आप लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स में भी देख सकते हैं। लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स भी आपको दिखाई देंगी काफ़ी सारी और टोरेंशियल डाउनपोर्स होते हैं। सो ऑफन क्या होता है यहाँ पर हेल्स भी आती हैं। वेस्ट बंगाल में इन सारे स्टॉर्म्स को हम नाम देते हैं काल बैसाखी का। वैसे तो और अलग अलग रीजन वाइज नाम दिए जाते हैं, पर जैसे वेस्ट बंगाल का एक नाम है काल बैसाखी तो वो आपको बताया गया है यहाँ पे। आफ्टर इट एडवांसिंग मानसून की हम बात करते हैं रेनी सीजन। सो द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं, जैसा कि हमने बात करी थी रेनी सीजन की, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशन। ठीक है ना, सदर्न ओशन के सब ट्रॉपिकल एरियाज पर ओरिजिनेट होती हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं ये, जो कि क्रॉस करती हैं इक्वेटर को एंड देन ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। मतलब आप ये समझो कि पहले तो चली कैसे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के तरीके से ये जनरेट हुई, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद इस तरफ आई तो साउथ वेस्ट मानसून में चेंज हो गई। फिर दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस एंड दे ब्रिंग द अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। अब क्या होगा, वार्म ओशंस में से चलते हुए आएंगी तो सब कॉन्टिनेंट पर ढेर सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं। डायरेक्शन जो होता है इनका इंडियन पेनिनसुला का, ये हमेशा साउथ वेस्ट मानसून से ही एंटर करती है। मतलब कि मानसून मतलब कौन सी विंड्स होंगी, साउथ वेस्ट विंड से ही इंडियन पेनिनसुला में एंटर करने वाली है। ठीक है, फिर
इसका एक और फिनोमेना जो आपको देखने को मिलता है वो होता है टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स, दस इट हैज़ अ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। कई बार क्या होता है, मानसून रेन्स जो होती हैं टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, और फिर क्या होता है रेनलेस इंटरवल्स भी आ जाते हैं। जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे कई बार ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, एक दिन बारिश हो गई, 2 दिन बारिश हो गई, देन देयर इज एन इंटरवल, बीच में एक गैप आ गया। सो दीज ब्रेक्स इन द मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, मूवमेंट देख रहे हैं, मानसून ट्रफ के मूवमेंट होते हैं, उसके कारण प्रेशर कंडीशंस चेंज होती हैं, टेम्परेचर चेंज होता है। सो जो पूरा का पूरा आप बोलो फेवरेबल टू रेनफॉल कंडीशन है वो बनने में शायद टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पे बीच में इंटरवल्स आते हैं। फिर रिट्रीटिंग मानसून या पोस्ट मानसून कहते हैं इसको, ट्रांजिशन सीजन होता है, ये अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है। अब क्या हुआ, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। मानसून ट्रफ और द लो प्रेशर जो है आपका नदर्न प्लेन का, वो क्या होता है, कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने का मतलब है कि अब नदर्न प्लेन से शिफ्ट करेगा इक्वेटर की तरफ और फिर वापस जाएगा सदर्न साइड पर। सो दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय हाई प्रेशर सिस्टम। अब क्या होगा, लो प्रेशर वीक हो गया, मतलब हाई प्रेशर सिस्टम बना। सो साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स हैं वो यहाँ पे वीक हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पीछे हटना शुरू करती हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर मानसून जो है नदर्न प्लेन्स पूरे तरीके से छोड़ देती हैं। फिर लो प्रेशर कंडीशंस में क्या होता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया होता है इट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। लो प्रेशर कंडीशन में ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहता है आपका पूरा मानसून, ये बे ऑफ बंगाल को निकल जाता है अर्ली नवंबर में। और ये जो शिफ्ट आपको पूरा का पूरा देखने को मिलता है ये होता है साइक्लोनिक डिप्रेशंस के ऑकरेंस की वजह से, जो कि आपके अंडमान सी में जनरेट होते हैं। अब साइक्लोन्स जनरली क्या करते हैं, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को क्रॉस करते हैं, दे कॉज अ हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन, ठीक है। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा कई सारे साइक्लोन्स जो हैं, अभी लास्ट ईयर भी उड़ीसा वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से आपको देखने को मिला था। सो कुल मिला करके अगर आप समझो कि पूरा का पूरा जो शिफ्टिंग हो रहा है ना, कैसे हो रहा है, सबसे पहले आपका जो लो प्रेशर ट्रफ था वो वीक होना स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पे लो प्रेशर हटा तो क्या हो गया, हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया, तो उसके कारण जो आपका मानसून है वो धीरे धीरे पीछे हटेगा। अक्टूबर के साइड आते आते नदर्न प्लेन्स पूरा का पूरा वहाँ से खाली हो जाएगा। आफ्टर इट जो लो प्रेशर कंडीशन आपकी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बनी हुई है उसके कारण जो आपका मानसून का जो पूरा विंड सिस्टम है ये इस तरफ चलेगा, बे ऑफ बंगाल साइड जाएगा। और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने का जो रीज़न है वो यही है कि साइक्लोनिक डिप्रेशंस जो हैं अंडमान सी में यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। और फिर क्योंकि ये साइक्लोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, जनरली क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी और वाइड स्प्रेड रेन भी हमको देखने को मिलता है। तो अब जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है मॉनसून एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मॉनसून, दो मैप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन मैप्स में डली हुई है डेट्स अलग अलग जो कि ये बताती हैं कि इंडिया में जो मॉनसून है वो कौन सी तारीख को एंटर करता है और जनरली किस तरीके से ये वापस जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे बात करो सबसे पहले मॉनसून एडवांसिंग की, तो एक तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा स्टार्टिंग पोर्शंस की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग डेट्स में जो हमारा एडवांसिंग मॉनसून है सबसे पहले तो हमारे सदर्न पार्ट्स को कवर करता है। आफ्टर इट ये जो है ये आगे बढ़ता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साइड, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू किया है तो देखो आप जनरली 1 जून से हम मानते हैं कि स्टार्ट होता है। सो दिस इज़ 1 जून, ठीक है। 1 जून को ये जो आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर 5 जून की अगर आप बात करो तो 5 जून में ये थोड़ा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। देन यहाँ पे आया आपका 10 जून के आसपास ये किधर आया, आपका जो आप कह सकते हो महाराष्ट्र साइड वाला रीजन है, यहाँ पे आना इसने शुरू कर दिया। फिर 15 जून में आप मानो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे रीजन को ये कवर करता है। आफ्टर इट 1 जुलाई में ये क्या कर रहा है, यहाँ के जो रीजन्स बच गए आपके पंजाब राजस्थान की, इनको कवर करेगा। और यहाँ पे आपका 15 जुलाई में जो इसका मैक्सिमम रीचिंग है यहाँ तक ये जाता है, ठीक है। सेम गोज यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे आपको डेट्स मिलेंगी 25 मई के आसपास की, 25 मई, ठीक है। 25 मई यहाँ पर है। उसके बाद ये आपका 1 जून का ग्राफ है। देन ये आपका 5 जून का ग्राफ है। मतलब आप ये देख रहे हो कि समय के हिसाब से
जैसे जैसे डेट चेंज होती है इंडिया में इसका एंटरिंग कैसे तरीके से होता है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से एंटर होता है उसी तरीके से वापस जाता है क्या, तो रिट्रीटिंग मानसून भी कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून का मैप यहाँ पे आपको इस तरफ है, ये रिट्रीटिंग मानसून का मैप है, इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ये पिक्चर ब्लर हो गई है। सो दिस इज रिट्रीटिंग मानसून एंड दिस इज दी एडवांसिंग मानसून, ठीक है। एडवांसिंग मानसून का मैंने आपको बताया डेट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें रिट्रीटिंग मानसून की, तो रिट्रीटिंग मानसून में क्या होना चाहिए कि डेट्स जो हैं आपकी वो इंक्रीज होंगी, तो ये जो मानसून है आपका ये आपका नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक डेट होगी, यहाँ पर एक डेट होगी, तो इस तरीके से ही नीचे आएगा, राइट। सो ये कैसे हो रहा है अब बात करते हैं इसके बारे में। सो जैसे बात करें अब यहाँ पे कैसे पहुँचा, 15 जुलाई के आसपास पहुँच गया है ना, 15 जुलाई यहाँ पर पहुँच गया है। तो 15 जुलाई तक ऑल ओवर आपका जो पूरी कंट्री है उसमें यहाँ पे मानसूनल रेनफॉल स्टार्ट हो गए। अब ये जो डेट है ये है 1 सितंबर, ठीक है। तो 1 सितंबर यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पे आपका 15 सितंबर, 15 दिन लगेंगे इसको यहाँ से विड्रॉल होने में, ठीक है। 15 सितंबर आप मानो। फिर अभी हम पढ़ के आए कि नदर्न प्लेन से निकलने में इसको कितना टाइम लगता है, 1 अक्टूबर के आसपास। ये जो है अक्टूबर स्टार्टिंग में नदर्न प्लेन्स को ये आपके छोड़ देता है। तो ये जो 1 अक्टूबर का डेट होगा यहाँ पे इसने आपके नदर्न प्लेन्स को धीरे धीरे छोड़ना है। आफ्टर इट दिस इज 15 अक्टूबर। फिर नीचे यहाँ पर आपका 1 नवंबर आ जाएगा। 1 नवंबर के बाद यहाँ पर आपका 1 दिसंबर आ जाएगा। मतलब आप ये देखो कि जो हमारा सदर्न साइड है, सदर्न साइड इन द सेंस ये जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं सारे, 1 जून से लेकर 1 दिसंबर तक, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 7 मंथ्स यहाँ पर जो है रेनफॉल जो है वो होता रहता है, ठीक है। तो मतलब आप कुछ समझो कि यहाँ पर किस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं। कई जगह पे आप देखोगे कि मात्र 15 दिन की बारिश हो रही है, कई जगह पे आपको 1 महीने की बारिश दिखेगी, कई जगह पे 2-3 महीने दिख रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप बात करो तो आपके जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर बारिश का जो मौसम है अप्रॉक्सीमेटली आप देखो 7 मंथ्स के अबाउट ये दिख रहा है। कैसे 1 जून से 1 दिसंबर तक 6 महीने चलिए यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिल रही है। फिर अगर मैं बात करूँ एनुअल रेनफॉल और सीजनल रेनफॉल की, तो डिफरेंस दिखेगा। कैसे, सीजनल रेनफॉल से हमारा मतलब होता है कि जो हमारा मॉनसूनल सीज़न है, मॉनसूनल सीज़न यानी जुलाई से सितंबर तक जो हम मानते हैं, उसमें हमारे किस किस रीजन में कैसी कैसी बारिश होती है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जितना डार्क कलर होगा, मैप्स को हमेशा ध्यान रखने का एक सबसे अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि हमको यहाँ पे मेजरमेंट्स याद नहीं होते हैं, हमको याद नहीं रहता अबाउट कितने से कितने मीटर्स का ये जा रहा है, सेंटीमीटर्स की बारिश हो रही है। सो उसको ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका आपके लिए यही है। आप इतना बस ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा ये डार्क कलर होंगे उसका मतलब है उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा ये लाइट होंगे उतना ज़्यादा आपका कमी की बात होगी, उतनी कमी है, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला मैप है हमारा सीजनल रेनफॉल का मैप, ये है, ठीक है। सीजनल रेनफॉल की अगर मैं बात करूँ तो सीजनल रेनफॉल में सबसे ज़्यादा बारिश जो है आपको देखने को मिलेगी आपके यहाँ वाले रीजन्स पे। जैसे ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न में आपका ये आ गया आपका मेघालय, ठीक है। मेघालय के अलावा ये आपका वेस्टर्न कोस्ट का एक छोटा सा रीजन हो गया यहाँ पर। उससे कम फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिली बारिश जो आपका अरुणाचल प्रदेश और असम वाला एरिया कहलाया। देन ये आपका सिक्किम है, सिक्किम के अलावा अगेन ये वेस्टर्न कोस्ट। उसके बाद ऑल ओवर आपकी कंट्री में, ठीक है। अब सीजनल रेनफॉल और एनुअल रेनफॉल की अगर मैं बात करूँ, एनुअल रेनफॉल मतलब साल भर की बारिश। सो अगर आप देखोगे डिफरेंस तो मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया की जो हमारी कंट्री है उसमें तो हमें कोई अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ पर अंतर दिख रहा है ना। कलर डिफरेंस से ही समझ में आ रहा है कि ये चेंज है। क्यों चेंज है इसका ध्यान बस रखना है, बाकी रीज़न अपने आप समझ में आएगा। कि हमने कहा है हमारे यहाँ विंटर रेनफॉल्स होते हैं जो कि नॉर्दर्न साइड हमारे रीजन्स को विंटर सीजन में रेनफॉल देने का काम करते हैं। अब जैसे आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो यहाँ पे कुछ पैचेस ऐसे दिख रहे हैं आपको जो कि यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स डार्क कलर के नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो विंटर रेनफॉल होती है उसके वजह से भी यहाँ पर बारिश होती है।
सो यहाँ पर ऑल ओवर अगर आप देखो पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा बारिश आपका जो वेस्टर्न कोस्ट का रीजन है वो, फिर आपकी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनकी बात हो रही है। लेकिन आप अगर सीजनल रेनफॉल देखने जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एनुअल रेनफॉल में अंतर साफ नज़र आता है। तो इस तरीके से हमारा जो आप कह सकते हो मॉनसूनल या वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, रेनफॉल रिक्वायरमेंट है, वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं अलग अलग तरीके से। कई बार मॉनसून के सीज़न में हमें अच्छी रेनफॉल मिल जाती है तो भी ये प्लस होता है, कई बार सिर्फ विंटर रेनफॉल से ही हमको जो है इन रीजन्स को बारिश मिलती है, तो इनको उसी से सेटिस्फाई होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारे MCQs की। ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? साइक्लोनिक डिप्रेशंस, रिट्रीटिंग मानसून्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या साउथ वेस्ट मानसून्स? सो अगर मैं बात करूँ रिट्रीटिंग मानसून कैन नॉट बी एनी रीज़न, रिट्रीटिंग मानसून से उतनी बारिश नहीं होती नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, फिर साउथ वेस्ट मानसून से भी नहीं होती। ठीक है, साइक्लोनिक डिप्रेशंस जो हैं और हमारे यहाँ पर आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो हियर द राइट आंसर इज, बात हो रही है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की, राइट। नॉर्थ वेस्टर्न दैट मीन्स जो हमारा वेस्ट ऑफ बंगाल वाला रीजन हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बारिश है वो जनरली साइक्लोनिक डिप्रेशंस की वजह से देखने को हमको मिलती है। सो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, विंटर सीजन में जो रेनफॉल देखने को मिलती है वो मिलती है ड्यू टू दी साइक्लोनिक डिप्रेशंस, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? मतलब बात ये हो रही है कि हमारे यहाँ पर अगर कोल्ड वेदर सीजन की बात करें सो किस तरीके के यहाँ पे डेज हमको देखने को मिलते हैं। सो जैसे वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स, कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट्स। तो देखो आप अगर हम बात करें विंटर की, सबसे पहली बात तो ये होगी कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, सन का ऐसा मूवमेंट नहीं है हमारे यहाँ पर, इस तरीके का मूवमेंट तो कभी नहीं रहा कि सन रेज बिल्कुल भी ना हमारे तक पहुँचे। तो यहाँ पर जो कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स दिए हैं, सो कूल डेज वाले ऑप्शंस तो आपके दोनों यहाँ पे गलत हुए हैं। ठीक है, अब वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स और वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ये दो चीज़ें। सो होता क्या है कि वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, इसलिए है क्योंकि जो हमारा आप बोलोगे सन के मूवमेंट की वजह से अब जो हीट हमको डे टाइम में यहाँ पर मिलती है इट रिमीन्स, बट यहाँ पे कोल्ड नाइट्स में क्या होता है, जब टेम्परेचर फॉल होता है तो कई बार हमने देखा है ओस जैसे जो आप कहते हो जिनको, उनकी हमारे यहाँ पे जो फिनोमेनाज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नाइट का टेम्परेचर है वो जो है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट अगर आप बात करोगे कोल्ड वेदर सीजन की, तो कोल्ड वेदर सीजन में हमारे यहाँ पर वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स का जो फिर ये है फिनोमेना है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात होती है द विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स इन समर इज़ नोन एज। तो एक होता है काल बैसाखी, लू, ट्रेड विंड्स या नन ऑफ द अबव। सो ट्रेड विंड्स तो नदर्न प्लेन्स अकेले में कभी नहीं फ्लो करती, हमेशा पूरा आप देखोगे अर्थवाइज मूव करती है, तो यहाँ पर इनका कोई आंसर नहीं है। काल बैसाखी जो है लोकल हिल स्टॉर्म्स को वहाँ पे नाम दिया गया है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब लू की लू के बारे में हमने बात करी थी, तो लू पे हमने ये देखा था कि समर्स में ये फ्लो करती है और इसके वजह से क्या होता है कि जो भी सराउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा गस्टी या आप कह सकते हो हायर टेम्परेचर वाले रीजन्स में ये जो है लोकल विंड है जो कि फ्लो करती है। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो ये कुछ MCQs जो हमने अभी NCERT की रीडिंग के बेसिस पे सॉल्व किए हैं। इसी के साथ हमारा NCERT का ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी NCERT के अगले चैप्टर पर।